Assalamu alaikum. Hope you all are well. So this is our first lecture of anesthesia crash course. सो सबसे पहले तो आप ये कंटेंट लिस्ट देखें, ठीक है। आप इस तरह से मेरी स्क्रीन भी देख सकते हैं या फिर साथ आप अपनी बुक ले लें और कोई पेन पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बताती जाऊँगी वो आप साथ मेंशन करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अब यहाँ से आप देखें कि नंबर 1 सीरियल नंबर से लेकर हमारे पास जो 24 तक है ना, वो ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो आपने रफ़ी में या फर्स्ट एड, फास्ट एड, जो बुक भी आप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं वो सब कुछ वहाँ से कवर होता है, ठीक है। और वो सिस्टम वाइज है। कार्डियो के चैप्टर्स हैं इसके अंदर, रेस्पिरेटरी या फिर न्यूरो के हैं, ठीक है। तो हमारा जो एनेस्थीसिया के साथ कंसर्न है वो फिज़िक्स एंड लॉ एनेस्थीसिया अपरेटस से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे मुश्किल टॉपिक जो है वो फिज़िक्स एंड एनेस्थीसिया ही है, ठीक है। बाकी सारा कुछ जो है वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स और एनेस्थीसिया बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है और इसमें ऑब्वियसली आपको लॉज समझने में और फिर उसको एनेस्थीसिया में अप्लाई करने में मसला, और आपको ये नहीं पता होता है कि इसको हमने क्वेश्चन कोई कैलकुलेशन वाला आ गया है तो वो किस तरह से सॉल्व करना है। सो पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है मेड टॉक्स विद डॉक्टर फातिमा, वहाँ पे जाके कैलकुलेशंस वाला टॉपिक है रफ़ीउल्लाह पर्ल्स का, वो प्रॉपर मैंने सारा उसमें क्वेश्चंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। सो आप वो यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो अब हम इंशाल्लाह इस क्रैश कोर्स में कवर करेंगे। सो अब सबसे पहले जो है ना ये चैप्टर हम फिज़िक्स एंड एनेस्थीसिया वाला स्टार्ट करते हैं। दो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, बट अगर आपको इसको एंड पे करना चाहते हैं सो इट्स अप टू यू, क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक है, ठीक है। आप इसको स्टार्ट में भी कर सकते हैं, आप इसको अलहदा से एंड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं इसको आपको बिल्कुल बिगिनिंग में ही करवा दूँ, क्योंकि मुश्किल चीज़ अगर आप पहले कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाती है। अभी आप देखेंगे साथ आपने बुक खोली हुई है फिज़िक्स एंड एनेस्थीसिया, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने अब हमारे पास गैस लॉज बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है। तो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम पहले मैं आपको थोड़ी सी एक नो हाउ आपकी डेवलप करवा दूँ कि गैस क्या है, वेपर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ठीक है, मैक वैल्यू क्या है। जब तक आपको ये चीज़ों की बेसिक्स नहीं समझ आएंगी ना, ये चीज़ें अगर नहीं आती हैं आपको, तो आपके लिए बाकी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो आप जो है ना समझें कि गैस क्या है, ठीक है। गैस की डेफिनेशन बेसिक यही है कि अ सब्सटेंस दैट इज़ इन द गैसियस फेज बट इज़ अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। वेपर की डेफिनेशन क्या है कि सब्सटेंस दैट इज़ इन द गैसियस फेज बट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, गैसियस फेज़ में या वेपर फेज़ में, ठीक है। अब ये दोनों डेफिनेशंस आपको सुनने से समझ नहीं आई होंगी बिकॉज आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का नहीं आइडिया है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर का अगर हम सबसे पहले देखें, CT मैं इसको लिख रही हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप छोटी सी करके ना अपने यहीं पर ही किसी पेज के ऊपर लिख लें। अ टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज़ अप्लाइड, ठीक है। ये भी आपको लिखने से समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब। अ टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज़ अप्लाइड, ठीक है। आप अब ये एक सिलेंडर देखें, ठीक है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास और इसके अंदर हम कोई भी गैस रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल या तो हम ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो मेन गैसेस हैं एनेस्थीसिया के अंदर, इसमें से कोई भी आप एक कंसीडर कर लें, ठीक है। हम नाइट्रस यहाँ पे अगर लेते हैं कि नाइट्रस एक सिलेंडर में है। अब ऐसा टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ये इसके नीचे हमने जो है ना फ्लेम्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब ऐसा टेम्परेचर जिससे ज़्यादा के ऊपर वो गैस लिक्विफाई या लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो गैस की फॉर्म में होगी, समझें आप, ठीक है। नाइट्रस है ना, अगर हम इसकी बात करें तो इसका हमारे पास 36.5, ठीक है, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। आप इसको ना छोटा सा करके मेंशन भी कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 36.5 जो है वो नाइट्रस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब जब तक नाइट्रस अपने इस टेम्परेचर के ऊपर रहेगी, मतलब 36.5 पे या इससे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, वो हमेशा गैस फॉर्म में होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया का जो वर्क स्टेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मेन चीज़ें जो एनेस्थीसिया मशीन के अंदर होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रस, ठीक है। तीसरी चीज़ एयर होती है बट वो उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रस जो हैं ये मेन है, दैट्स वाई आपको इनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स पता होने चाहिए। नाइट्रस का 36.5 है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप अलग से मेंशन कर लें, और ऑक्सीजन का -118 है। अब जब नाइट्रस 36.5 से ज़्यादा टेम्परेचर पे होगी, ठीक है, तभी वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है। रूम टेम्परेचर जो है वो होता है आपका फॉर एग्जांपल 20, 21, 22 इसी तरह से होता है। एवरेज अगर हम रखें तो 20 को ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो 20 रूम टेम्परेचर के ऊपर आप खुद सोचें, जो डेफिनेशन मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की बताई है, 20 रूम टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रस को किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। अब मैंने बात क्या बताई कि 36.5 से ज़्यादा पे वो हमेशा गैस होगी, ठीक है। आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। आप कहें कि 37 के ऊपर लिक्विड फॉर्म में नाइट्रस एग्जिस्ट करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इससे कम पे 36 पे वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट कर सकती है। सो 20 ऑब्वियसली इस 36.5 से कम है, सो इसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, जो हमारा रूम टेम्परेचर है। तो अब जो एनेस्थीसिया मशीन है उसके अंदर जो हमारी गैसेस या जो फ्लो आ रहा होता है, ठीक है, वो इस टेम्परेचर का होता है, ठीक है। इसी वजह से वो गैस फॉर्म में होती है और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। उसका टेम्परेचर इतना होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सो ऑक्सीजन का जो है वो -118 है, ठीक है, -118 डिग्री सेल्सियस में है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा पे वो लिक्विफाई नहीं हो सकती, ठीक है। 20 डिग्री जो है वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हमेशा किस में होगी, गैशियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही होगी। सो ये हमने देख लिया क्रिटिकल टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें गैस और वेपर की, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब गैस की मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी वो आप अगेन लिख भी सकते हैं, क्या सब्सटेंस दैट इज़ इन द गैशियस फेज बट इज़ अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अपने क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि मैंने नाइट्रस का बताया है 36.5, ठीक है, इससे ज़्यादा पर वो हमेशा गैस फॉर्म में होगी, ठीक है, दैट इज़ इट्स गैशियस फॉर्म। अच्छा, वेपर कब होता है कि सब्सटेंस दैट इज़ इन द गैशियस फेज बट इज़ अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी बट इज़ बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अबव होगी अगर तो वो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर होगी और गैशियस फेज में होगी तो हम उसको कहेंगे कि इट इज़ अ गैस, ठीक है। अगर वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रस 36.5 से नीचे रहकर भी गैस फॉर्म में रहती तो हम नाइट्रस को गैस नहीं कहते, हम नाइट्रस को वेपर कहते, ठीक है। लेकिन अब चूंकि 36.5 से ज़्यादा पे वो गैस बनती है, उससे कम पे वो लिक्विड होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैस है वो। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। अगर किसी को इसकी कॉन्सेप्ट क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है, समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हैं, सो आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। सो अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारी बात है कि गैस लॉज की, गैस लॉज होते क्या है और किस तरह से इसकी एप्लीकेशन है हमारे एनेस्थीसिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसके अंदर, वो एक तो ये गैस लॉज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं। अभी हम पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ है बॉयल्स लॉ, ठीक है, उसकी सारी एप्लीकेशंस, फिर है चार्ल्स लॉ या फिर ये लुसैक्स लॉ, थर्ड गैस लॉ, आइडियल गैस क्या होती है, लॉ और यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये 4-5 गैस लॉज हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। सो सबसे पहले आप देखें कि जितने भी गैस लॉज हैं ना, उनके अंदर 3 चीज़ें कॉमन हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या चीज़ है, प्रेशर क्या चीज़ है, टेम्परेचर क्या चीज़ है, इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल टर्म्स में हमें इस चीज़ को समझना है। आप देखें कि ये हमारे पास कोई भी सिलेंडर, कोई भी आप इसको किसी फॉर्म में भी ले लें, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल सी इसलिए बनाई है क्योंकि वॉल्यूम के जो है ना वो 3 होते हैं, ठीक है, 3 उसके डायमेंशंस होती हैं, आप ये कह लें। इसका जब आप देखें यूनिट भी जब आप लिखते होंगे ना, तो वो आपको अगर बचपन में याद हो मैथ्स करते हुए, तो आप क्यूबिक लिखते थे, ठीक है। सो या तो आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर्स लिखते थे, क्यूबिक मिलीमीटर्स लिखते थे, लीटर्स लिखते थे, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बनती है वॉल्यूम की, दैट इज़ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस मेजर्ड इन 3 डायमेंशंस। 3 चीज़ें हमने जो है ना उसकी विड्थ, ब्रेड्थ, लेंथ, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसको मिलाकर वॉल्यूम बनता है।
दूसरी चीज़ अब हमारे पास ये यहाँ पे ये तीनों यूनिट्स इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। का स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस मेजर्ड इन 3 डायमेंशंस, यूनिट्स क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर। प्रेशर वाला जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये वाली 3 लाइंस जो है ना, बच्चे इसको समझते नहीं है, इसीलिए उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और उनको समझ नहीं आती है। सो आप देखें कि प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक आपको हम फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि 2 अगर किसी चीज़ का एरिया है तो उसके ऊपर आप फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो प्रेशर है। अकेली फोर्स प्रेशर नहीं है, एक डिफाइंड एरिया होना उसके लिए हमारे पास बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम फोर्स का यूनिट अगर हम देखें तो वो न्यूटन होता है। एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल है, जैसे वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, एरिया हमारे पास 2D है, तो वो मीटर स्क्वायर में होता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये चीज़ भी आप साथ यहाँ पे मेंशन कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो ये यूनिट्स जो इन्होंने पूरे एक लाइन में लिखे हुए हैं ना, कि 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल्स, इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG या 760 टॉर या 14.7 PSI इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लें। अब किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो जब हम कोई क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें आइडिया होगा। इस चीज़ को आपने बिल्कुल क्रैम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जब MCQs आएगा ना तो वो अगर आपको 100 किलो पास्कल में देगा तो आपने उसको 100 किलो पास्कल में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि एनेस्थीसिया में जो MCQs होते हैं, कुछ तो जो रिपीटेड MCQs हैं, टिपिकल पेट वही हैं, उसकी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवा दूँगी, ठीक है, वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। उसमें मसला सिर्फ किस चीज़ में आता है, यूनिट्स में। अगर आपको यूनिट्स की कन्वर्जन आती है ना, और आपका फोकस यूनिट पे होना चाहिए, क्योंकि जो SK में MCQs है ना उसमें मोस्टली यूनिट्स मिसिंग होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिट्स आने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं तो जिस तरह का भी MCQs आएगा वो सारे एक ही तरह से सॉल्व होते हैं, आप उसको बड़ा ईजिली सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर करेंगे भी। अच्छा, ये हो गया प्रेशर का, इसको आपने क्रैम ही करना है, ठीक है। आगे है हमारे पास गेज प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर जो है ना, ये आपकी अगर हम बात करें एनेस्थीसिया, इसमें तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आपने जो जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है वो ये है कि कांटेक्ट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉम्बिनेशन को हम गेज प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अक्सर MCQs में आपको गेज प्रेशर के साथ आएगा, ठीक है। उसको भी आपने कैसे समझना है वो हम अगेन जब MCQ सॉल्व करेंगे या मैं आपको भी कैलकुलेशन करवाऊँगी तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। अगली चीज़ अब हम करते हैं जी टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रेशर जो है ना उसके जो स्टैंडर्ड हैं वो या तो PSIG में होगा या किलो पास्कल में होगा। ये 2 ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। सो PSIG जो है वो जैसे 14.7 है, ये भी आपको 100% याद होना चाहिए, और 100 किलो पास्कल, ये 2 चीज़ें तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। 760 mmHg आप बचपन से वही सी लेवल के ऊपर पढ़ते आए हैं तो वो आपको वैसे ही याद होगा। टेम्परेचर भी अगेन ये वही मैथमेटिक्स वाली सारी बातें हैं कि इसके यूनिट्स कौन से होते हैं। सेल्सियस होता है हमारे पास, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। जो हमारे लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है केल्विन। सो 0 डिग्रीज जो है ना दैट इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। STP जहाँ पे भी होगा ये एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहाँ पे बात आएगी दैट इज़ 0, हम अगर उसकी बात करें तो वो 0 केल्विन है, दैट इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके अब देखिए कि यहाँ पे माइनस आएगा हमारे पास अगर डिग्रीज़ में है। अगर हम 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 273 केल्विन। ये कैलकुलेशन अगेन आई वुड से कि कन्वर्जन जो है ना यूनिट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मिस करते हैं तो आपसे फिर आगे कैलकुलेशंस नहीं होती। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। पहला जो हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द गैस लॉज इफ़ वन ऑफ द वेरिएबल इज़ केप्ट कांस्टेंट द अदर टू हैव अ डेफिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये सारी चीज़ें हैं, इसका मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ कि जिससे आपको ये याद रहेगा कि कौन से लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। कैबेज प्रोसीजर अगर आप सबको ही पता होगा, ठीक है। एक होता है जी हमारे पास PCI परक्यूटेनियस जो एंजियोग्राफी होती है, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कैबेज बाईपास जिसको हम कहते हैं। सो कैबेज से आपने जो है ना CBG ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ PTV,
ठीक है, हमारा चैनल जो है इसको भी सब जानते होंगे। सो CBG एंड PTV ये आपने याद रखने हैं। अब C से जो चीज़ बन रही है ना, फॉर एग्जांपल चार्ल्स लॉ, उसमें P कांस्टेंट है। P क्या है? प्रेशर। B से हमारे पास बॉयल्स लॉ, उसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। G से हमारे पास क्या है? G से हमारे पास है जी गे लुकास लॉ, तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीन जो है ना, ये हमारे पास मेजर वो हैं, लॉज हैं। ठीक है, जो आप किसी सूरत भी मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको आपने इस तरह से याद रखना है, बी कैबेज और PTV। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह से है। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स लॉ में मैंने आप क्या बताया? कैबेज है, सेकंड लेटर है, दूसरा लेटर क्या था? PTV। ठीक है, सो इसके अंदर क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, सो वॉल्यूम और प्रेशर किस तरह से है कि वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट प्रेशर। सिर्फ बॉयल्स जो है ना, बॉयल से आप ये याद रखें कि हर वक्त बॉयल करता रहता है और वो उल्टा ही चलता है। ठीक है, सो इसका रिलेशन इनवर्स है। बाकी जो दो चीज़ें हैं, जो चार्ल्स लॉ है या जो गे लुकास लॉ है, उनके अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम और प्रेशर किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, किस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अब आप देखें, ये हमने दो सिलेंडर्स बना लिए हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर जो है ना, ये फ्लेम से हैं। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर या वॉल्यूम इनमें से कोई एक चीज़ चेंज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली इन्वर्स में होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि वॉल्यूम हमारे पास ये है इतना, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास इतना है। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इस पिस्टन को अगर हम मूव करें तो वॉल्यूम जितना उस गैस ने पहले इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ था, यहाँ तक था। ठीक है, और जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है तो वो वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये कंसीडर करें कि पहले वॉल्यूम इतना था, हमने प्रेशर कम किया है। ठीक है, प्रेशर कम किया है, पिस्टन यहाँ तक मूव कर गया है, तो क्या होगा कि वॉल्यूम जो है अब गैस ने जो ऑक्यूपाई किया है वो इतना सारा हो गया है। ठीक है, होपफुली इस बात की सबको समझ आ गई होगी। ये जो इन्होंने यहाँ पे भी सिलेंडर्स टाइप बनाए हुए हैं बॉक्सेस से, ठीक है, ये इसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि प्रेशर अगर आप किसी चीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा डालोगे, ऑब्वियसली वो वॉल्यूम उतना कम ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज़ फॉर गैस। ठीक है, आप इसको लिक्विड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये गैस लॉज हैं, और वाइस वर्सा। ठीक हो गया। सो अब हम नेक्स्ट आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कि बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। सो ये देखें, जो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल, ये P1 V1 P2 V2 जो है ना, इसमें P1 जो है वो बेसिकली गेज प्रेशर है सिलेंडर का। ठीक है, ये गेज प्रेशर से जो आपने चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन कंटेंट या गैस का कंटेंट कितना है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला कि ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है। V1 होता है कि फिजिकल वॉल्यूम वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, P2 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बाहर का प्रेशर क्या है। P1 जो है ना वो गेज प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है। P2 है बाहर वाला प्रेशर, और V2 क्या है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ गैस दैट इज स्टोर्ड इन द सिलेंडर। एक चीज़ होती है कि फिजिकल वॉल्यूम सिलेंडर का कितना है, ठीक है, और एक चीज़ है कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस कितनी है। ये दो चीज़ें जो है ना ये डिफरेंट हैं। अगर हम बात करते हैं फिज़िकल वॉल्यूम की, फ़िज़िकल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल उसका है 10 लीटर्स। ठीक है, और उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ गैस है वो है 5 लीटर्स। ठीक है, सो दैट वुड बी V2, और V1 जो उसका टोटल ओवरऑल जितनी उसकी आप समझ लें कि कैपेसिटी है टू होल्ड एनी गैस। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम अगर इसके एग्जांपल जो उन्होंने नीचे ली हुई है ना, ये बेसिकली उन्होंने एक E टाइप सिलेंडर, वही जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, उसकी एग्जांपल है। ठीक है, फॉर्मूला P1 V1 P2 V2 है। अब क्वेश्चन क्या है कि एन ऑक्सीजन सिलेंडर मेड ऑफ मोलिब्डेनम स्टील एंड ऑफ एनी फिजिकल वॉल्यूम कैन सेफली विदस्टैंड अ गेज प्रेशर, या गेज प्रेशर को हम बॉर्डन गेज भी कहते हैं, ऑफ 138 बार्स। हाउ मच ऑक्सीजन गैस इज स्टोर्ड इन दिस फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
ठीक है। अब वो बेसिकली आपसे उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है और वो वॉल्यूम देखना चाह रहे हैं। सो P1 जो चीज़ उन्होंने दी है गेज प्रेशर है। अब गेज प्रेशर के लिए ना 3 वर्ड यूज़ हो सकते हैं, या तो उसने गेज प्रेशर दिया होगा, या उसने बॉर्डन गेज दिया होगा, या फिर उसने कंटेंट ऑफ द गैस दिया होगा। ये 3 बातें होंगी, तो आपने इसे अज्यूम करना है दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट P1। ठीक है। P1 में अब क्या है कि 138 बार्स उन्होंने हमें प्रेशर दे दिया है। वॉल्यूम जो है ना, अब वॉल्यूम हमारे पास जितना वो सिलेंडर विद स्टैंड कर सकता है, ठीक है, यही हमने बात की थी ना कि V1 क्या होगा, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा। तो वो कितना वेट स्टैंड कर सकता है, इसकी उन्होंने हमें एक एजम्पशन दी है या एक सपोज्ड वैल्यू दी है जो 10 लीटर्स है। ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन वाले सिलेंडर की बात करते हैं, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि MRI करवाने आप जा रहे हैं, तो साथ में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, वो है 5 लीटर्स। ठीक है। सो वो एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैंने आपको बताया था कि PSIG में आप उसका प्रेशर देखेंगे तो वो होता है 2000। ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि वो कभी भी आपको ना तो E टाइप का सिलेंडर देंगे, वो कुछ भी नहीं देंगे सिवाय इसके कि आप किसी पेशेंट को मतलब इस तरह से ट्रांसपोर्ट में वो सिलेंडर यूज़ हो रहा है। और जहाँ पे भी कोई भी सिलेंडर और उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है उसका वॉल्यूम, तो आप ऑटोमेटिकली E टाइप सिलेंडर ही सोचेंगे। सो P1 आपको फिक्स वो याद होना चाहिए, दैट इज़ 2000 PSIG। और V1 आपको याद होना चाहिए कि वो E टाइप सिलेंडर का कितना होता है, 5 लीटर्स होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं P2 और V2। ये चीज़ उन्होंने अब हमें दी भी होगी और कभी हो सकता है ना दी हो। अगर आपको वो कैलकुलेशन वाली चीज़ याद है, अगर हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे आप देखें कि 1 बार इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 100 किलो पास्कल 760 mmHg। ये वाली लाइन जो मैंने आपको हाईलाइट करने को बोली थी, ठीक है, ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कितना लिंक है। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि जो यूनिट उन्होंने हमें दिया होगा, हमने वही चीज़ यहाँ से कंसीडर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में P1 दिया हुआ है, सो हमने जो P2 है वो एटमॉस्फेरिक रखना है और एटमॉस्फेरिक यूनिट में रखना है, 1 ATM रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? ये थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी है कि यहाँ पर आप देखें कि P1 अगर उसने 138 बार्स रखा है, तो अब हमने बार में एटमॉस्फेरिक देखना है। P1 जो है वो सिलेंडर का अपना प्रेशर है कि जितना उसका गेज का प्रेशर है या उसका कंटेंट का है। P2 है जो एटमॉस्फेयर का है, जो बाहर है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देखें वो कितना है। अगर उसने हमें बार में दिया हुआ है, जो कि उसने इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो 138 बार्स है। अब आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कन्वर्ट करें बार में तो कितना होगा, 1 बार। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, 1 बार। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हमें 138 बार्स की बजाय यहाँ पे 2000 PSIG देता, ठीक है, ये वाली जो जगह है यहाँ पे अगर 138 बार की जगह वो हमें 2000 PSIG देता, तो हमें यहाँ पे P2 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका PSIG यूनिट ही लिखना था। वो क्या है, वो आप पीछे जाएं, अगर आपने ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार आगे पीछे करके आपको बता रही हूँ, शायद आपको भी याद ना हो, बट ये याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक आपके पास याद होना चाहिए आपको 14.7 है। ठीक है, राउंड अबाउट 15, तो आपने वहाँ पे 15 लिखना है। ये वो बात थी जो शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि जो यूनिट उसने दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, आपने वही यूनिट यहाँ P2 में अप्लाई करना है। असल मसला सारा यहीं पे आता है। अगर उसने बार्स में दिया है तो आप वो अपनी कैलकुलेशन माइंड में लाएं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार में कितना था, वो था हमारे पास 1 बार। अगर उसने हमें mmHg में दिया हुआ है तो हम P2 क्या कंसीडर करेंगे, mmHg में 760 कंसीडर यहाँ पे करेंगे। अगर उसने हमें 2000 PSIG दिया है तो हम यहाँ पे 15 PSIG मेंशन करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट अब वो नीचे एक लाइन लिखता है कि जी द कंटेंट या गैस स्टोर्ड। अगेन कंटेंट क्या है कि गेज प्रेशर भी लिख सकता है, इसको बॉर्डन गेज भी लिख सकता है। किसी भी गैशियस सिलेंडर का डिपेंडिंग ऑन इट्स फिजिकल कैपेसिटी एंड द प्रेशर शोइंग ऑन द बॉर्डन गेज कैन दस बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कि अगर वो P2 आपको दे दे तो आप P1 भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप इसमें से सॉरी 3 चीज़ें अगर आपको मेंशन हुई हुई हैं तो आप एक चौथी चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर, मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो क्या होता है। क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
उसमें एक स्टेटमेंट जो है वो ये होती है कि फुल ई टाइप सिलेंडर विल लास्ट फॉर हाउ मैनी मिनट्स इफ़ यूज्ड एट 3 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, अब आप देखें उसने मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है, हर पेपर में आता है, तो इसको आप समझें। फुल ई टाइप सिलेंडर की उसने बात की है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो याद होनी चाहिए कि P1 यहाँ पे क्या होगा ई टाइप सिलेंडर के लिए, जो कि मैंने आपको बताया है 2000 PSIG। यहाँ पे ये 2K मैंने लिखा है, 2000 PSIG। ठीक है, V1 की अगर हम बात करें तो V1 भी मैंने आपको बोला था कि आपने याद रखना है कितना होगा, 5 लीटर्स। ठीक है, P2 और V2 की अब हम बात करते हैं। P2 मैंने आपसे कहा था कि आपने एटमॉस्फेयर में याद रखना है। अब अगर फॉर एग्जांपल उसने हमें 2000, यहाँ पे मैंने बात की है PSIG यूनिट की, या PSI भी इसको बोलते हैं। सो आपने जो P2 रखना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो आपने PSI में रखना है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 15। ठीक है, सो P2 क्या होगा हमारे पास, 15 PSI। नेक्स्ट बात अब हमारे पास है कि जी V2 हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है कि वो कितने टाइम में ख़त्म होगा। अब डायरेक्टली हम यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम के बाद हम वहाँ से टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम में ये होगा। ठीक है, सो अब ये देखें कि ये P1, V1, P2, V2 जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई कि P1 क्या होगा, गेज प्रेशर होगा, वो उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो हमने अज्यूम करना है 2000 PSIG। ठीक है, और V1 जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ई टाइप सिलेंडर का 5 लीटर्स कैपेसिटी होती है, और P2 यहाँ पे था वो हम नीचे ले आए हैं, तो वो हमारे पास कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसको PSIG के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। सो अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, 15 मैंने आपको, ये हम PSIG में देख रहे हैं, तो PSIG के अंदर 14.7 किया था, तो इस वजह से यहाँ पे P2 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो अगर हम इस सारे को सॉल्व करते हैं 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15 को, तो हमारे पास अराउंड 666 बनता है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी, वो स्टेटमेंट क्या थी कि एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट अगर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो कितनी देर में ये सिलेंडर ख़त्म होगा। ठीक है, अब हमने बिकॉज़ देखना है इसको किस हिसाब से, 3 लीटर्स के हवाले से। तो अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया है, हम इसको 3 लीटर्स पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आते हैं जी 220 मिनट्स। ठीक है, सो ये बेसिकली 220 मिनट्स के अंदर ख़त्म होगा। अब आप इन मिनट्स को आवर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने आवर्स में चेंज करना है तो आप इसको 60, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर आप 220 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 3.5 आवर्स में ये सिलेंडर ख़त्म होगा। ठीक हो गया, समझ आइए आप सबको इस बात की कि P1 जो है वो हमारे पास एज्यूम हमने किया है कि ई टाइप सिलेंडर के लिए 2000 होगा, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये आपने याद करनी है। V1 ई टाइप सिलेंडर के लिए 5 लीटर्स है। ठीक है, P2 एटमॉस्फेरिक होता है। तो अब अगर उसने इस स्टेटमेंट के अंदर जैसे प्रेशर 1 या गेज प्रेशर हमें नहीं दिया हुआ था, ठीक है, सो हमने एज्यूम किया कि ई टाइप के लिए यही है, तो फिर हमने P2 भी उसके हिसाब से एटमॉस्फेरिक में ही देखना है, लेकिन जो यूनिट हमने यहाँ पे यूज़ किया वही P2 के लिए यूज़ करेंगे, वो होगा 15। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट किया तो हमारे पास 666 आ गया। अब जितने लीटर्स के ऊपर उसने ऑक्सीजन फ़्लो दी हुई है, स्टेटमेंट मैंने आपको शुरू में बताई थी एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 220 आएगा। मोस्टली 220 मिनट्स में ही MCQ ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आवर्स में पूछा हुआ है तो आप इसको 60 से डिवाइड करके 3.5 आवर्स निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें प्रेशर 1 जो है वो प्रोवाइड कर देता 2000 किलो पास्कल में, ये यूनिट होता किलो पास्कल, उसने हमें दिया हुआ है। जब हमने ख़ुद से ज़्यूम करना है तो हम 2000 PSIG करेंगे। अगर वो हमें किसी और यूनिट में देता है ना तो वो मेंशन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसने हमें 2000 PSIG के बजाय 2000 किलो पास्कल में दिया है। अब आपको फ़ौरन से जो कन्वर्जन मैंने बताई थी वो जहन में आनी चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि P2 की वैल्यू हमने हमेशा ख़ुद ही निकालनी है। ठीक है, सो P2 आपको उसी यूनिट में लेना है जिसमें P1 है। अगर तो उसने नहीं दिया हुआ तो आपने PSIG
ही अज्यूम करना है। अगर उसने दिया हुआ है फिर आपने उसके अकॉर्डिंग वही वाला यूनिट यूज़ करना है। तो यहाँ पे किलो पास्कल उसने दिया है, तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी किलो पास्कल, सो दैट इज़ इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना यही एक पॉइंट है इस पूरे बॉयल्स लॉ में, और जितनी भी कैलकुलेशंस उन्होंने आपसे पूछी हुई हैं उस सब के अंदर जो ट्रिक है ना वो सिर्फ यही है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई है उसके लिए कैलकुलेशंस जो हैं वो सारी की सारी बहुत ईजी हो जाएंगी। सो अब हमने जो बात करनी है P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ये सेकंड वो सिनेरियो है कि जिसके अंदर उसने हमें 2000 2K मैं इसको लिख रही हूँ 2000 इंटू V1 उसने अब यहाँ पर भी हमें नहीं दिया हुआ, तो हमने एज्यूम कर लिया कि दैट वुड बी 5, क्योंकि सिलेंडर्स जो हैं उसमें ई टाइप हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम 5 है, बट ये उसने हमें किलो पास्कल में दिया है 2000 किलो पास्कल। तो हमारे जहन में क्या चीज़ दूसरी P2 भी हमने क्या कंसीडर करना है, किलो पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 100 किलो पास्कल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा जी 100। ठीक है, 100 हो गया है हमारे पास V2। अब अगेन हम इसको अज्यूम यही करते हैं, अज्यूम नहीं बल्कि यहाँ पर उन्होंने हमें लीटर्स वाला दिया होगा। अगर हम वही, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो मैंने जो स्टेटमेंट आपको दी वो कैसे होगी कि एक सिलेंडर है जिसका प्रेशर, गेज का जो प्रेशर है वो 2000 किलो पास्कल है। V1 मैंने आपको इसमें नहीं दिया हुआ और P2 भी मैंने आपको इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, V2 भी मैंने आपको इसमें नहीं दिया हुआ। ये सारी चीज़ें आपको 5 खुद पता हो, P2 में आपको ये 100 कन्वर्जन के थ्रू पता हो। ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट, जो हमने पिछली एग्जांपल में 3 लीटर्स पर रखा था ना वही हम रखेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2000 PSIG रखा था, यहाँ पे 100 की बजाय 15 रखा था। ठीक है, तो हमारे पास आंसर 666 आया था, यहाँ पे हमारे पास आंसर 100 है। लेकिन चूंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 लीटर्स पर मिनट है, तो अब हम इसको 3 लीटर से ही देखेंगे। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 लीटर्स के ऊपर तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ऑलमोस्ट 33 मिनट्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा लीटर कितनी देर में खाली होगा, 33 मिनट्स में। अब इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट किया है ना, बाकी सारा सिनेरियो हम सेम रखते हैं। ठीक है, कि 2000 किलो पास्कल्स आपको दिया गया है एट द रेट ऑफ 6 लीटर। अब 2000 किलो पास्कल से आपके जहन में क्या आएगा कि किलो पास्कल में P2 कितना है, 100 किलो पास्कल है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। V1 अगेन ई टाइप सिलेंडर है, ट्रांसपोर्ट के लिए 5 होगा। आंसर 100 तक यहाँ पे है, बट उसने पूछा यह है कि इफ़ यूज्ड एट द रेट ऑफ 6 लीटर्स पर मिनट हम कर लेते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इस 100 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 6 लीटर के ऊपर अब चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास अराउंड 16 मिनट्स आ जाएगा। सो ऐसे सिर्फ 2 चीज़ें ही चेंज होंगी, या तो आपके पास ये वाला प्रेशर चेंज होगा, उसका यूनिट चेंज होगा। ठीक है, या फिर एट द रेट ऑफ 6 लीटर्स पर मिनट यूज़ हो रहा है या 3 लीटर्स पर मिनट यूज़ हो रहा है। तो आपने जो आंसर को डिवाइड करना है ना टाइम लेके आने के लिए, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो ये 2 चीज़ें बस जहन में रखेंगे तो आपके सारे के सारे MCQs जो हैं वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो अगेन ये वाला जो एक एग्जांपल है इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मेड ऑफ मोलिब्डेनम स्टील है, V1 कैन सेफली विदस्टैंड द बॉर्डन प्रेशर ऑफ 188। हाउ मच ऑक्सीजन इज स्टोर्ड, ठीक है, इन दिस फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैन दस बी कैलकुलेटेड। लेट अस अज्यूम फिजिकल वॉल्यूम ऑफ V1। अब यहाँ पे हमने अज्यूम क्यों किया 10 लीटर्स, ये क्वेश्चन वाले ने ही अज्यूम किया है। आपके पास जब भी बगैर V1 के क्वेश्चन आएगा आपने उसको 5 लीटर्स ही कंसीडर करना है। ठीक है, अदरवाइज उन्होंने जो भी दी होगी, अगर उन्होंने कहा हुआ है कि फिजिकल वॉल्यूम उसका 10 है तो फिर आप 10 करेंगे। यहाँ पे P1 उन्होंने हमें बार्स में गिवन है, सो आप P2 भी बार्स में ही देखोगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है, 1 बार के। 10 लीटर्स उन्होंने हमें दे दिया है। अगर उन्होंने हमें V1 या फिजिकल वॉल्यूम नहीं दिया होगा फिर हम यहाँ पे 5 कंसीडर करेंगे। P1 उन्होंने जैसे हमें 138 बार्स दिया हुआ है, अगर उन्होंने हमें वैल्यू नहीं गिवन हम 2000 PSIG यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो ये उसने हमें 1380 लीटर्स जो है बना के दिया हुआ है। अब अगर वो इस वॉल्यूम से हमें ये कहता है कि आप एट द रेट ऑफ अगर 6 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो कितने मिनट में ये सिलेंडर ख़त्म होगा, तो आप क्या करते, 1380 डिवाइडेड बाय 6 करते, जितना टाइम आता उतने मिनट में वो सिलेंडर ख़त्म होगा।
सो नेक्स्ट अब हमारे पास है चार्ल्स लॉ या गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में जैसे कि मैंने आपको कैबेज या सी बी जी और पीटीवी से बताया था, तो क्या चीज़ इसमें कांस्टेंट होती है? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें जो चीज़ यहाँ पे समझने, जो इसमें एप्लीकेशंस दी हुई है ये तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बट इस तरह से आपके पास कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ जिस तरह से आएंगे उसमें अगेन यही वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ V1 T1 इज़ इक्वल टू इसमें सॉरी V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। अब हमारे पास वॉल्यूम, टेम्परेचर, V1 V2 जिस तरह से हमने बॉयल्स में किया है उसी तरह हम समझे कि यहाँ पे अच्छा एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो हमने बॉयल्स में जो भी एग्जांपल्स की थी, मैंने आपको 2000 PSIG जो ई टाइप सिलेंडर का बताया था वो किसके लिए था? वो ऑक्सीजन के लिए था। ये भी एक ट्रिक पॉइंट ही आप इसको समझ लें कि बॉयल्स लॉ जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा ना, वहाँ पे मोस्टली 95% तक वो सिनेरियो ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड होगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर किसके अंदर है? वो ज़्यादातर नाइट्रस के अंदर है। ठीक है, अब सिलेंडर्स जो हैं वो ऑब्वियसली गैस फॉर्म में कंटेन करते हैं, किसी भी गैशियस सब्सटेंस को वो कंटेन कर रहे होते हैं। वो ऑक्सीजन भी हो सकती है और नाइट्रस भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम नाइट्रस की एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अंदर चार्ल्स लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो जैसे प्रेशर कुकर का अगर आप समझें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, अगर कोई भी आपने पानी रखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल्दो ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चार्ल्स लॉ बेसिकली है क्या। ये गैस के ऊपर अप्लाई होता है, बट मैं आपको प्रेशर कुकर की एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आप समझें कि जब टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा करेंगे, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। पानी अगर हमने रखा हुआ है तो वो उबल उबल के बाहर की तरफ आना शुरू होगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को कि जितना टेम्परेचर हम ज़्यादा करते जाएंगे उतना वॉल्यूम वो एक्सपैंड करता जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ लिक्विड के ऊपर इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू गैशियस फॉर्म में। ठीक है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करना, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके नीचे ये फ्लेम है, ठीक, दूसरा सिलेंडर ये है हमारे पास और इसके नीचे बहुत ज़्यादा फ्लेम हमने चला दिया है। तो क्या होगा कि अगर इस फ्लेम के ऊपर वॉल्यूम इतना था तो जब हमने ज़्यादा किया है तो पिस्टन जो है वो यहाँ तक मूव कर जाएगा, इसका वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। होपफुली ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सिलेंडर से रिलेटेड नाइट्रस। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जो बॉयल्स लॉ के अंदर जितने हमने प्रेशर रखे थे, जो मैंने आपको सब टिप्स ट्रिक्स बताई थी वो ऑक्सीजन से रिलेटेड थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आने वाला जो लॉ है वो है भी बॉयल्स लॉ। नाइट्रस जो है उसकी जब हम एग्जांपल करते हैं कि V1 T1 V2 T2 है। अब V1 जो है ना वो हमारे पास एक नॉर्मल या एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर कितना होता है? 1680 है। ठीक है, 1680। अब स्टैंडर्ड आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास है जी, वो जो मैंने आपको ऊपर यूनिट्स में बताया था ना, 273 केल्विन है टेम्परेचर का और प्रेशर जो है वो 760 mmHg और ये सारी बातें हैं। अब एक चीज़ जो आपको जहन में रखनी है ना कि सेंटीग्रेड में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ होगी वो केल्विन में होगी मोस्टली। ठीक है, अगर हम बात करते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है जी 0 केल्विन के इक्वल। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो ये किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन। इस बात को आप समझें कि जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड है वो किसके इक्वल है? 0 केल्विन के। ये आपको बातें याद ही रखनी पड़ेंगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो यहाँ पे माइनस नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ 273 है। अब अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 293 केल्विन। ठीक है, और अगर हम 100 सेल्सियस तक जाएं तो वो 373 केल्विन। ये आपने सारी बातें जो कि बॉइलिंग पॉइंट 0 जो है वो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ये 273 केल्विन है। और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये किसके इक्वल होता है? 373 केल्विन के। ठीक है,
ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अभी मैंने जैसे बोली है ये आप अपने बुक के ऊपर साथ साथ नोट कर लें, ठीक है। अब हम जी आते हैं अपने अगेन उसी क्वेश्चन के ऊपर कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। इसका अब हमने क्या करना है। V1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमने कितना लेना है नाइट्रस के लिए। मोस्टली इस लॉ में हमारे पास नाइट्रस का ही सिनेरियो होता है। जैसे बॉयल्स में हमेशा ऑक्सीजन होगी, आपने वो वैल्यूज़ याद करनी है। चार्ल्स में मोस्टली नाइट्रस की बात होगी। सो V1 की अगर हम बात करें वो मैंने आपको बता दिया है कि 1680 है, ठीक है। T1 की बात करें तो T1 जो मैंने आपको बताया वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन है, ठीक है। V2 और T2 अब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और T2 हमारे पास जो कि रूम टेम्परेचर पे है वो है जी 20 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे क्या होगा 293, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे कि 1680 डिवाइड करेंगे 280 पे, और 293 को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये बेसिकली आएगा जी 1803 लीटर्स इज़ इक्वल टू V2, ठीक है। अब ये V2 क्या है, बेसिकली ये है कि जी एट 20 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम एट 293 केल्विन इज़ इक्वल टू, ये सवाल होगा आपके पास। अगेन समझें इस बात को कि क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये जो हमने सारा सॉल्व किया है, किस तरह सॉल्व किया है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन थी। उसने हमें कहा कि जी नाइट्रस है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका क्या वॉल्यूम होगा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। अब हमें उसने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया है और उसने पूछा है कि जी इसका वॉल्यूम क्या होगा। सो अब ये चीज़ जो है ना उसने T2 हमें सिर्फ दी हुई है। ये दो चीज़ें हमें V1 और T1 ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। कि जब भी हम चार्ल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये V1 T1 अगर उसने हमें गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर तो वो हमें V1 भी बता देता ना कि गेज प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है एक सिलेंडर का, ठीक है, उसका टेम्परेचर इतना है, और अब हम 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन के ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर तो मैंने 293 लिखा है, उसने आपको सिनेरियो में 20 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 293 केल्विन। समझ रहे हैं। सो T2 जो है वो 293 केल्विन है। अब V1 अगर उसने हमें यहाँ पे 2000 दिया होता, हम 2000 अप्लाई करते। अगर यहाँ पे उसने टेम्परेचर हमें 337 केल्विन दिया होता, हम वो लिखते। लेकिन अगर नहीं दिया तो आपने खुद से कंसीडर करना है कि ये 1680 वॉल्यूम है एट 273 केल्विन, और बाकी जो भी उन्होंने हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है वो हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। मोस्टली यहाँ पर जो है वो वही वैल्यूज़ दी जाती हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं। सो आपको सारा कि सारी कन्वर्जन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप एटलीस्ट ये बातें याद रखें जो 3 मैंने आपको बताई थी अभी इससे पहले, कि -273 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 0 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 273 केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 293। अब 293 लिख लिया तो आपकी 3 वैल्यूज़ पूरी हो गई हैं और आपके पास वॉल्यूम आ गया है, ठीक हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक स्टेटमेंट अब आप लिखें कि 168 ml ऑफ सीवोफ्लोरेन जो है वो गैस है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 168 ml ऑफ सीवोफ्लोरेन एट 273 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, ये आप ना साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको इसको सॉल्व करने में जो है वो आसानी हो, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं, उससे हमें दिया है जी 168 ml है सीवो का, तो वो हम लिख लेंगे 168 V1 के अंदर। प्रीवियसली उसने हमें नहीं दिया था, तो हमने खुद ही से, मैंने आपको कहा है कि जो वैल्यू आपने याद रखनी है वो कितनी है, 1680 है, ठीक है। यहाँ पे अब उसने हमें वॉल्यूम दे दिया है कि इतना वॉल्यूम है एट 273 केल्विन। पीछे उसने हमें ना V1 दिया था ना T1 दिया था। T1 हमने रटा लगाया है जी 273 हमने लिखना है, ठीक है, 0 पे, और V1 हमने कितना याद किया हुआ है 1680। अब यहाँ पे उसने हमें वॉल्यूम दे दिया है कि जी वॉल्यूम है 168 ml एट टेम्परेचर भी उसने हमें दे दिया 273 केल्विन, ठीक है। अब आप रूम टेम्परेचर के ऊपर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, ठीक है। रूम टेम्परेचर जब उसने कहा है कि उसका मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस अभी हमने बात की है कि 293 केल्विन है, ठीक है।
इसको अब आप बड़ी इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 168 को डिवाइड करेंगे 273 पे और मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसका आंसर आपके पास ऑलमोस्ट 180 बनेगा। ठीक है, सो V2 हमारे पास 180 है। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। सो ये है जी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशंस। नेक्स्ट अब हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ आता है। ठीक है, जिसको उन्होंने बेसिकली थर्ड गैस लॉ भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब बी सी कैबेज से हमने याद किया था, बी हमारे पास हो गया है बॉयल्स लॉ का, सी हमारे पास हो गया है ठीक है चार्ल्स लॉ का, अब जी रह गया है सिर्फ गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, इसमें अगेन पीटीवी में वी एंड पे आ रहा था तो हमने क्या कहा है कि ये कांस्टेंट है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाकी दो चीज़ें क्या रह गई हैं जी, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये छोटा सा लिखा हुआ है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। अब इसके क्लिनिकल यूसेज जो है ना वो दो हैं, उसको आप समझें कि अगर आपने सुना हो कभी जब भी ट्रांसफ़र आप करवा रहे हो, कभी पीड्स में या कभी भी जब आप किसी पेशेंट को लेके जा रहे हैं सिलेंडर के साथ, ठीक है, तो ज़्यादा देर जो सिलेंडर्स हैं ना वो सनलाइट में नहीं रखे जाते, उनको बाहर आप कभी भी नहीं रखते, उनको आप हमेशा किसी क्लोज्ड स्पेस में रखते हो। किसी सीनियर से आपने सुना हो कि इसको जो है ना बाहर सनलाइट में क्यों नहीं रखा जाता। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आप देखिए कि जब सनलाइट है तो सनलाइट में ऑब्वियसली रेज होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है बेसिकली बाहर का। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर अगर हम कंसीडर करें कि जहाँ पे सूरज होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर, तो ये गे-लुसाक्स लॉ या फिर थर्ड गैस लॉ जो है ना ये यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतना ही उस गैस का प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा और इस वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स फट भी जाते हैं। तो वो ये गे-लुसाक्स लॉ होता है जो वहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम ना जूली थॉमस लॉ भी कहते हैं, एडाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्सप्लोजन को। अब ये जूली थॉमस लॉ या एडाबैटिक प्रोसेस जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर किस तरह से होता है। दूसरी चीज़ इसको समझने के लिए हमने, अगर आपने ये बात भी सुनी हो कि कभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर को बिल्कुल फ़ौरन ही जो है ना हाई प्रेशर के ऊपर ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप उसको हाई प्रेशर मतलब फुल ऑन उसका 30 लीटर्स के ऊपर आप उसको डायरेक्ट खोलोगे ना, जो बड़े वाले सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन उसके अंदर होती है ना वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। अब जो सिलेंडर है ना उसके काफ़ी सारे ना पोर्शंस होते हैं, उसमें से एक होता है जी यॉक असेंबली। वो हम आगे भी जब एनेस्थीसिया मशीन और सिलेंडर्स पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे। सो वो यॉक असेंबली जो होते हैं ना उसकी स्पेस बड़ी नैरो सी होती है जहाँ से ऑक्सीजन ने निकलना होता है बाहर। तो अब आप जब उसको फ़ौरन से खोलते हो तो क्या होता है कि वो छोटी जगह से आ रहा होता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अगेन उसके ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है, जिसको हम जूली थॉमस इफेक्ट या एडाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। सो दैट इज़ गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, ये अगेन आप नीचे इसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं तो मेडिकल गैसेस आर स्टोर्ड इन सिलेंडर्स हैविंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर। इफ दीज आर स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर प्रेशर विल राइज कॉजिंग द एक्सप्लोजन्स। ठीक है, अक्सर अगर आपने कभी न्यूज़ में भी देखा हो कि सिलेंडर्स फट गए हैं तो उसकी रीज़न क्या होती है, गर्मियों के अंदर ये ज़्यादातर होता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन्स होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उसने लिखी हुई है कि जी मोलिब्डेनम स्टील कैन विद स्टैंड प्रेशर स्टिल 210 बार। अब ये आपके पास जो है ना ये एक MCQs है। ठीक है, कि एक मोलिब्डेनम स्टील का बना हुआ सिलेंडर कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज़ 210 बार्स। ठीक है, अब अगर आपको इसकी कन्वर्जन्स आती हैं तो अगर वो किसी और में भी दिया हुआ है तो आपको पता होगा, ठीक है, कि इसको मैंने कैसे कन्वर्ट करना है। सो दैट इज़ 210 बार्स अगर उसने दे दिया है तो आप इसको याद रखें, बाकी आप सारी की सारी कन्वर्जन्स खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द मेटल इन डैमेज सिलेंडर पोज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब जो मोलिब्डेनम स्टील है उसका प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है 210 बार्स। ठीक है, लेकिन अगर वो मेटल बड़ा पुराना हो गया है, खस्ता हालत में है, तो क्या होगा कि जो नॉर्मल उसने 210 का प्रेशर बर्दाश्त करना था अब वो 150 का प्रेशर बर्दाश्त करेगा, तो बाकी जो है एक्सप्लोजन का रिस्क उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आप देखें कि जी ये आइडियल गैस लॉज है। ठीक है, आइडियल गैस लॉ बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारा का सारा जो है ना जितने भी गैस लॉज हमने देखे हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल गैस लॉ भी कहते हैं और इसके अंदर ये R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। PV जो भी हमने किए हैं ना अभी तक, PV इज इक्वल टू KV/T। ठीक है,
इसमें अब आप देखें कि जिस तरह से हमने V और T का डायरेक्ट रिलेशन था वो बन रहा है, P और V का इन्वर्स रिलेशन था वो बन रहा है। K कांस्टेंट है, उससे उसको निकाल दिया है, तो PV डिवाइडेड बाय T भी हमारे पास कांस्टेंट है। PV इज़ इक्वल्स टू nRT। अब इसके अंदर जितनी भी बातें हैं ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R हमारे पास, और N है जी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो pressure of a gas या partial pressure of a gas is directly proportional to the molar concentration of gas, ठीक है। इसका ये मकसद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट थे 3 लॉज वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये लुसाक्स लॉ, ठीक है। उसकी साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस भी बता दी हैं। नेक्स्ट अब जो हमारे पास है वो है जी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, या इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के फ़्लो होते हैं, एक है लेमिनार फ़्लो और एक है टर्बुलेंट फ़्लो, ठीक है। और फिर या तो ये ट्यूब्स में से गुजर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये ऑरिफिस में से गुजर रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा। बर्नौली प्रिंसिपल है एक छोटा सा, और उसके बाद वेंचुरी प्रिंसिपल है और पॉइंटिंग इफेक्ट है, ठीक है। ये सारे जो है ना ये सेकंड प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास थर्ड जो आएगा आगे स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है, जिसके अंदर बियर्स लॉ है, लैम्बर्ट्स लॉ, पल्स ऑक्सीमीट्री और ये सारी बातें हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में फिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये सारी जो है ना ये थर्ड कैटेगरी में आती हैं। तो ये गैस लॉज के 3 आपके पास जो है ना मैंने क्लासिफिकेशन बताई कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, जो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। दूसरे पे ये सारा स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री से ऊपर तक है, और तीसरे में जो है फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली वाली ये जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की ये तो आप किसी सूरत स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे जी फ्लो ऑफ फ्लूइड से।